हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का एक और टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है LRS। इसकी फुल फॉर्म होती है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम? तो इसका आंसर है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इज अ फैसिलिटी। ये एक सुविधा है प्रोवाइडेड बाय RBI, जो कि RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। किसको ये सुविधा दी जाती है? फॉर ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल, सारे का सारा रेजिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स। तो माइनर्स को भी ये सुविधा दी जाती है, जिनका एज 18 से नीचे है, 18 क्रॉस नहीं किया, उनको भी ये सुविधा मिलती है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? टू फ्रीली मतलब आसानी से आप क्या कर सकते हैं? रिमिट वर्ड का मतलब होता है रिमिटेंस, यानी पैसे भेजना। अप टू अ सर्टेन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर, US डॉलर। यानी आप अगर बाहर कुछ पैसे भेजना चाहते हैं, किस लिए हमें पैसे भेजने? करंट और कैपिटल अकाउंट पर्पस के लिए। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पर्पस क्या होता है? कैपिटल अकाउंट मतलब मान लीजिए USA में आपको एक घर खरीदना है, ठीक है, तो इसमें आपका एक असेट जनरेट हो जाएगा, तो वो हो जाएगी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ऐसे करंट अकाउंट मान लीजिए आप इंडिया में हो और US में आपके बच्चे की एजुकेशन लोन है, मतलब एजुकेशन के लिए आपको कॉलेज का फी पे करना है, एजुकेशन लोन नहीं, आप उसकी कॉलेज की पेमेंट भेजना चाहते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट से कोई असेट जो है क्रिएट होता है, कोई असेट जुड़ता है, कोई सामान जुड़ता है, तो वो कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट जो हमारे छोटे मोटे खर्चे वो करंट अकाउंट में माने जाएंगे। कैपिटल अकाउंट का जो अमाउंट होता है बहुत ज्यादा होता है, जैसे आपको कोई असेट जोड़ना है, कोई घर लेना है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। करंट अकाउंट का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं रहता, ये छोटा ही अमाउंट रहता है। ठीक है, आपको करंट या कैपिटल अकाउंट किसी भी पर्पज के लिए अगर पैसे भेजने हैं तो आप इस स्कीम के तहत भेज सकते हैं। लेकिन पैसे क्या हमें इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर जब भेजने होंगे तभी ये वाला कंसेप्ट सामने आएगा, LRS। यानी हमें यहाँ पे एक लिमिट दी गई है कि हम इतना ही पैसा भेज सकते हैं LRS स्कीम के तहत। पहले लिमिट बहुत कम था, अब इसको धीरे से बढ़ा के थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे कर दिया। कभी भी आपको ये दो वर्ड दिखते हैं ना, करंट और कैपिटल अकाउंट, तो घरों में भी आपकी कोई ट्रांजेक्शन होती है उसको भी आप करंट और कैपिटल से याद रख सकते हैं। याद करने का ट्रिक है, जैसे आपने क्या किया, घर खरीदा, ठीक है, तो वो आपकी कैपिटल अकाउंट होगी। आपने फ्रिज खरीदा, आपने टीवी खरीदा, ठीक है, ये सारी जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये सारी आपकी कैपिटल अकाउंट है। करंट में आपने किया, आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आपने अपना सिलेंडर भरवाया, ठीक है, और क्या किया आपने? छोटा मोटा ग्रोसरी का आप सामान लेके आ गए, आप सब्जी लेके आ गए, ये सारी जो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन है आपकी करंट है। जस्ट समझने के लिए, करंट मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी मतलब ये हमें हर महीने करना होता है। बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, कोई छोटा मोटा आपको काम है, छोटे मोटे खर्चे हैं, ठीक है, तो वो सारे ही आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे। आप किसी रेंटेड घर में रहते हैं, हर महीने आपको रेंट पे करना है, वो भी आपका करंट अकाउंट होगा। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे ये नहीं है, मेन चीज यहाँ पे दो चीजें आ जाती है। एक तो फ्रिक्वेंसी मतलब कितने बार हमें पे करना है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लगातार है, तो वो हमारी करंट अकाउंट होगी। कैपिटल की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, और जनरली जो अमाउंट है कैपिटल में बहुत बड़ा अमाउंट आपका खर्चा हो जाता है, लेकिन करंट में इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। आप बोल सकते हैं छोटा अमाउंट। अब कोई ग्रोसरी लानी है, सब्जी लानी है, बच्चे की फीस भरनी है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसी के बदले आपको अपना घर खरीदना है तो 50 लाख कम से कम चाहिए, या टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है। और आप ये काम डेली नहीं करते, ऐसा नहीं कि आप हर महीने एक टीवी खरीद के ले आते हैं या हर महीने एक फ्रिज खरीदते हैं। तो आप ट्रांजेक्शन से भी समझ सकते हैं कि कौन सी वाली ट्रांजेक्शन करंट होगी और कौन सी कैपिटल होगी। कैपिटल मतलब असेट, कोई चीज आपकी जुड़ जाएगी। असेट मतलब कोई चीज जुड़ जाना, वो होता है आपके लिए असेट। जैसे आपने एक नया घर खरीद लिया, वो आपके लिए असेट। आपने एक दुकान खरीद ली, वो आपके लिए असेट है, जिससे आप कमाई कर सकते हो और जो जिसके आप ऑनर हो, वो आपकी असेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने घर खरीदा, घर के आप मालिक बन गए। टीवी खरीदा, टीवी के मालिक आप है। फ्रिज के मालिक आप है, AC के मालिक आप है। ठीक है, और इन सब की फ्रिक्वेंसीज बहुत ज्यादा नहीं होती, तो मेन चीज यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का भी होता है। जो खर्चे में बार बार करने होते हैं, मान लीजिए आप इंडिया में, आपका कोई बच्चा जो कि USA में पढ़ाई कर रहा है किसी कॉलेज में, तो आप उसके खर्चे के लिए, मंथली खर्चे के लिए या कॉलेज की फीस के लिए आप जो है पैसा भेजोगे, तो वो आपके लिए करंट होगा, करंट ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर आप बाहर कोई घर खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए कैपिटल होगा। ठीक है, तो हमारा जो असेट है, असेट या तो बढ़ेगा या लायबिलिटीज बढ़ेगी, या असेट घटेगा, लायबिलिटीज घटेगी। अब मान लीजिए USA में आपका एक घर था, आपने वो घर बेच दिया, फिर भी उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा। ट्रांजेक्शन का मतलब आपको मिलेगा भी पैसा, या फिर आपके पैसे खर्च भी हो जाएंगे। ट्रांजेक्शन तो किसी को भी बोल सकते हैं, या तो पैसा आएगा या जाएगा। अब मान लीजिए आपने घर खरीद लिया तो उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, या फिर आपने वहां पे घर बेच दिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। दोनों ही ट्रांजेक्शन को हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, और करंट मतलब जो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं है। आप इंडिया में, आपके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, या आपने कहीं बाहर घूमने जाना है, टूर के लिए जाना है, ऐसे USA को विजिट करने जाना है, 4-5 दिन का आपने टूर बनाया है, तो वो सारे खर्च आपके करंट अकाउंट वाले होंगे। तो डिफरेंशिएट आप लोग समझ गए होंगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्योंकि बहुत बार ये टर्म्स हमें दिख जाती है बैंकिंग अवेयरनेस में, तो इसका जो थोड़ा बहुत डाउट था। करंट मतलब जो छोटे मोटे खर्चे, अब छोटे मोटे खर्चे तो हमें जनरली बार बार करने पड़ जाते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, ये सारा जो, सॉरी, टीवी खरीदना आपके लिए कैपिटल होगा। टीवी का हर महीने आप जो डिश रिचार्ज कराते हैं, जो भी केबल पे करते हैं, तो वो आपका करंट वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन करंट होती है, कैपिटल होती है। तो आपको कोई भी कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है
तो आपको एक लिमिट दी गई आरबीआई के द्वारा, उसी लिमिट में आप पैसा भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास जितने पैसे हैं आप सारे बाहर भेज दो, उस चीज को रोका जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडिया से आप पैसे बाहर, यानी जो फॉरेन करेंसी है, हर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है वो बची रहे। पर गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है? वो इसलिए चाहती है, जैसे इंडिया को मान लीजिए गोल्ड का, इंडिया क्या करता है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है। जितनी भी शादियां होती है इंडिया में, तो वो क्या होता है, वहां पे जैसा था गोल्ड को बहुत पहना जाता है, बहुत रिवाज है गोल्ड का, ठीक है। बाहर की आप शादी देखिए, इतना ज्यादा वहाँ पे नहीं इतना रिवाज है, वहाँ पे एक दो चेन ऐसे पहने के, लेकिन यहाँ पे पूरा रिवाज है, कड़े और बहुत सारी चीजें पहनी जाती है ना। तो गोल्ड इतना ज्यादा इंडिया में बनता नहीं है, तो इंडिया को बाहर से क्या करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब आप जैसे दुकान से कुछ खरीदोगे तो दुकानदार क्या बोलेगा, पैसे दो। तो जब आप किसी कंट्री से मंगाते हैं, बाहर से कुछ मंगाते हैं, क्योंकि इंडिया में तो है नहीं गोल्ड इतनी ज्यादा, बाहर से मंगवाते तो हमें पेमेंट भी उन्हीं की करेंसी में करनी होती है। एग्जाम्पल आप मान लीजिए यूएसए से मंगा रहे हैं, मान लीजिए, तो यूएसए में क्या चलता है, डॉलर, तो हमें वहां पे डॉलर भेजने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ट्रांसफर होती है। अब हमारे पास फॉरेन रिजर्व, ये जो अलग अलग करेंसीज, हमारे पास कितने डॉलर है, हमारी आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास कितने डॉलर है, कितनी फॉरेन करेंसीज है, तो वो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप बहुत सारा पैसा बाहर जाके खर्चा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का मतलब इंडिया का फॉरेन रिजर्व कुछ है, और आप बाहर घूमने के लिए अनलिमिटेड अगर बाहर पैसा लेके जाने लगे तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचेगा ही नहीं। 1991 में देखिए क्या हुआ था, जब आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया था, जब मनमोहन सिंह जी थे फाइनेंस जो थे, तो उस टाइम पे ये क्यों डिसीजन लाना पड़ा था कि एलपीजी मतलब बाहर की कंपनीज को क्यों अलाउ कर दिया था कि इंडिया में आके आप काम कर सकते हो, पहले तो नहीं अलाउ था ना। तो उसका कारण यही था कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो खत्म होने के कगार में, तो बहुत ही कम दिनों का फॉरेन रिजर्व बचा था। एक दो साल पहले आपने श्रीलंका का केस पढ़ा था ना, वहां पे भी तो कुछ वैसे ही हुआ था कि उनका फॉरेन रिजर्व इतना कम बचा था, उनके पास थे ही नहीं कि वो बाहर से कुछ इंपोर्ट कर सके, जैसे पेट्रोल या ये चीजें उनको बाहर से इंपोर्ट करनी होती है, तो उन्हीं की करेंसी में आपको पेमेंट देनी होती है। अब मान लीजिए यूएसए से कहीं से, जैसे मान लीजिए रशिया से आप पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप मतलब सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि ये रुपए रख लो। अगर इंडिया की हम बात करें, ये श्रीलंका ये नहीं बोल सकते कि हमारी करेंसी रख लो, उनको पेमेंट उनकी करेंसी में चाहिए। इसीलिए जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, इसीलिए जो इंडिया के लोग हैं वो पैसा जितना भी फॉरेन रिजर्व है उसको लेके बाहर ही ना खत्म कर दे। एक लिमिट लगाया गया कि इस लिमिट तक ही आप पैसा बाहर ले जा सकते हो। वो भी पर्पस है कि साल भर में, एक साल के अंदर आप इतना फॉरेन रिजर्व बाहर लेके जा सकते हैं पर इंडिविजुअल, और इसमें जो माइनर है, माइनर को भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो यही थी आपकी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज मतलब, लिबरलाइज का मतलब होता है थोड़ा सा दानशील, थोड़ी सी आजादी दी गई है, ठीक है। ये मैं आपको इस वर्ड का मतलब अभी बताऊंगी कि क्यों इन्होंने स्कीम को लिबरलाइज, ये जो वर्ड है ये क्यों इस्तेमाल किया। मीन्स अंडर एलआरएस स्कीम इंडिविजुअल आर अलाउड टू स्पेंड मनी इन फॉरेन कंट्रीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो इस स्कीम में क्या था कि जो इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग माइनर, तो वो क्या कर सकते हैं, पैसा खर्चा कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब इंडिया से बाहर आपको यूएसए घूमने जाना है या पढ़ाई के लिए जाना है, तो वहां पे आपका इंडिया का रुपीज नहीं चलेगा, आपको हमें डॉलर में पेमेंट करनी होगी, ठीक है। जैसे एजुकेशन है, टूरिज्म है, असेट परचेज कुछ खरीदना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, ठीक है। फॉरेन करेंसी को आपको भेजना पड़ेगा। तो एलआरएस के तहत जो इंडिविजुअल को बोला गया था कि आप इस लिमिट में ही खर्चा कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 4 फरवरी 2004। तो 2004 4 फरवरी को उसकी शुरुआत हुई थी विद ए लिमिट ऑफ यूएसडी 25,000। तो उस टाइम पे लिमिट सिर्फ $25,000 था, यानी उस टाइम पे अगर आपको एक साल में पैसा भेजना है इंडिया से बाहर, तो सिर्फ आप $25,000 ही भेज सकते। इससे ज्यादा तो आरबीआई से अप्रूवल ये सब लेना पड़ता था और वो बहुत लेंदी प्रोसीजर होता था। बट फ्रॉम अप्रैल 2018, बट 2018 अप्रैल से क्या हुआ, रेजिडेंट इंडिविजुअल आर परमिटेड टू मेक रेमिटेंस अप टू 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, यानी अब आप एक साल में $2.5 लाख भेज सकते हैं। ये याद कर लीजिए पॉइंट, बहुत बार पूछते हैं कि यूएसडी कितना हम एलआरएस के तहत भेज सकते हैं, तो लिमिट कितना है, 2,50,000। बस ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिए। पहले 2,50,000 सॉरी 25,000 था, इसको भूल जाइए, पुराना याद करने का जरूरत नहीं, अभी कितना चल रहा है वो मैं याद रखना है। तो अभी का लिमिट है 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, एक साल में, फॉर एनी परमिटेड करंट और जो भी आपकी आरबीआई ने परमिशन दे रखी कि ये वाली करंट अकाउंट या ये वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आधा पेमेंट आपको कुछ बच्चे के फीस के लिए भी चाहिए और कुछ वहां पे घर भी खरीदना, तो दोनों को जोड़ के जो लिमिट है वो आपका $2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। तो यही आपका इसमें बोला गया। फिर 2000 में जो आपका करंट और कैपिटल अकाउंट का जो रूल था ना फॉरेन एक्सचेंज को लेके, तो उसी में जो है थोड़ा सा अमेंड किया गया और उसके बाद इस लिमिट को बढ़ाया गया। तो देखिए ये सारा कुछ कहाँ, फेमा के तहत आता है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा से पहले आपका फेरा चलता था, 1976 का था, तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तब तो बहुत बुरी हालत थी कि अगर आपको इंडिया से बाहर पैसे भेजने या कहीं घूमने जाना है तो फॉरेन करेंसी चाहिए, तो आरबीआई से अप्रूवल, बहुत लेंदी प्रोसीजर होता था। जब से फेमा एक्ट आया तो उसमें जो है चीजों को बहुत आसान कर दिया था। तो ये जो आपकी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है ये भी उसी का पार्ट है। लिबरलाइज मतलब आप दानशील। आप सोचिए पहले सिर्फ आप
25,000 लेके जा सकते थे बाहर, अब उसको 2.5 लाख कर दिया। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। तो एक तरह से दरिया दिली दिखाई कि हाँ इतना ज्यादा पैसा आप लेके जा सकते हैं। और कुछ चीजों के लिए तो कुछ लिमिट भी नहीं, जैसे मान लीजिए आपको बाहर ट्रीटमेंट कराना, जैसे कुछ ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं हो पा रहा है तो आपको बाहर किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है, तो अगर आप डॉक्टर का जो है डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है लिख के दोगे कि हाँ इतना एस्टिमेट लगेगा, इतना ज्यादा लगेगा, तो उस केस में लिमिट क्रॉस भी की जा सकती है। तो मिनिमम इतना है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, जिसमें इससे ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो वो भी आपको अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही आपका लिबराइज रेमिटेंस स्कीम, और इसका लिमिट बस आप लोग याद कर लीजिए, लिमिट कितना है, 2,50,000 रुपए। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर इसमें हो जाएगा। $2,50,000 है, ये याद रखना। ये जो यूएसडी है ना, यूएसए की करेंसी, वो है $2,50,000 है, ये यूएसए रुपीज नहीं है। सो इसकी कंडीशंस के ऊपर भी मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया, क्या क्या कंडीशंस है यहाँ पे। तो जो बैंक होते हैं, बैंक आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन, तो जितनी भी रिमिटेंस बैंक ने की है ड्यूरिंग द मेड अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑन ए मंथली, तो बैंक क्या करते हैं, एक महीने में बैंक के पास मान लीजिए 10 कस्टमर आए, ठीक है, ABCD ऐसा करके 10 कस्टमर आए, और उसके लिए बैंक ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत पैसा जो है बाहर रिमिट किया, तो उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है बैंकों को भेजनी होती है। ठीक है, ऑनलाइन वो रिपोर्ट उनको भेजनी होती है, और कब, ऑन और बिफोर 5th ऑफ फॉलोइंग मंथ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 से 31 जनवरी में बैंक ने 10 कस्टमर का LRS के तहत जो है पेमेंट किया, क्योंकि पैसा कैसे भेजेगा, बैंक के थ्रू तो भेजा जाएगा ना। तो बैंक के जो भी 10 कस्टमर है उसका डेटा मान लीजिए जनवरी का था, ठीक है, 1 से 31 जनवरी के बीच में 10 कस्टमर आए, तो उस पूरे डेटा को बैंक ऑनलाइन जो है 5th फरवरी, मैक्सिमम 5th फरवरी तक वो डेटा जो है ऑनलाइन सबमिट करेगा। ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है, यहाँ पे ORFS है आपका, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, तो वहां पे बैंकों को ऑनलाइन वो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, फॉर विच पर्पस दे हैव बीन गिवन ID एंड पासवर्ड। तो RBI जो है बैंकों को ID पासवर्ड देता है, और इस ORFS में बैंक लॉग इन करके जो जितने भी कस्टमर आए इस मंथ में, तो वो डेटा नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख तक, मैक्सिमम 5 तारीख के उससे पहले तक जो है RBI की इस ऑनलाइन पोर्टल में बैंकों को सबमिट करनी रहती है। When there is no data, क्या पता ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी महीने एक भी कस्टमर नहीं आया, 1 से 31 जनवरी में एक भी कस्टमर नहीं आया, उस केस में भी जो आपके बैंक होते हैं आर रिक्वायर्ड टू अपलोड नील फिगर्स इन, तो इस ORFS में तब भी आपको जो है रिपोर्ट करना है नील। नील मतलब इस महीने कोई नहीं आया, तो नील करके भी रिपोर्टिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई आया नहीं तो आपने कुछ रिपोर्ट नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर कोई नहीं आएगा तो इस ORFS पोर्टल में आपको ऑनलाइन जो है नील रिपोर्टिंग करनी कि इस बार कोई आया ही नहीं। फिर आगे इसमें बोला है कि जो भी ट्रांजेक्शंस होती है रिलेटेड टू LRS आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम टू डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, तो उनको भी बैंकों को रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके लिए भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसका नाम है FETERS। ठीक है, तो ये स्टैटिकल और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। तो इस डिपार्टमेंट पे बैंकों को रिपोर्ट कर, एक RBI को करनी है और एक गवर्नमेंट वाले डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी है। इसके ऑनलाइन पोर्टल का नाम है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म शायद आपसे पूछ सकते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल टू प्रोवाइड हिज पैन कार्ड टू मेक अ ट्रिप। तो जब भी कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि मेरे को पेमेंट करनी है, रिमिटेंस करनी है LRS के तहत, ठीक है, तो उसको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो जाता है। इंडिविजुअल कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्सन, तो इसमें जो लिमिट आपको दी गई है वो आपकी 2,50,000 है, तो इसी लिमिट के तहत आप जो है रेमिटेंस बाहर करा सकते हैं। तो जनरली जो है एग्जाम में आपका बैंकिंग अवेयरनेस पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसके लिमिट के ऊपर आता है कि ये लिमिट कितना है, तो लिमिट कितना है, $2,50,000 है, और ये बहुत बार आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। $2,50,000 USD, और ये है एक फाइनेंशियल, मतलब एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपका, एक फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है ना, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आप $2,50,000 ही जो है रिमिट कर सकते हैं, इंडिया से बाहर जो है आप भेज सकते हैं। चलिए, छोटा सा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।